गुड मॉर्निंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जिस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, उसके डिक्लेरेशन को कैसे हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि आखिर आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। और सबों के अगेंस्ट हम लोग प्रोग्राम लिखते ही हैं, इसीलिए हम लोग आज के अब इस ट्यूटोरियल में इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम लोग अपना डिस्कशन इसी प्रोग्राम से शुरू करते हैं, ठीक है। खैर इस प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ इस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग यह बात सोचते हैं कि मान लीजिए कि हमको दो नंबर ले करके, दो वैल्यू ले करके, और उसको करना क्या है हमको। मान लीजिए कि नहीं यहाँ पे हमको एक वैल्यू चाहिए ए में और एक है बी है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ए का जो वैल्यू हो उसमें 25 ऐड करके 25 को ऐड करें और इसको फिर से बी के अंदर स्टोर कर दें। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास दो जगह का होना जरूरी है, एक जो ए होगा और एक जो बी नाम का जगह होगा। तो हम लोग के ब्रेन में तो अलग अलग सेगमेंट है जहाँ के हम लोग यह काम बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में भी आपको यह चीज़ बताना पड़ेगा कि असल में हमको दो जगह की ज़रूरत है। मतलब कि इसको हम लोग थोड़ा टेक्निकल बात अगर बोलें तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमको दो मेमोरी में जगह चाहिए, जो हमने यहाँ पे लिखा भी है num1 और num2, ठीक है। जैसे आपने num1 और num2 यहाँ पे लिखा इस फॉर्मेट में इंट के साथ, अभी आ रहे हैं कि आखिर यहाँ इंट क्या है, तब उस केस में होगा क्या, होगा यह कि कंप्यूटर में आपको मालूम है कि दो तरह का मेमोरी होता है। आज पहले हम लोग इस बात को पहले समझ लें। एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो भी काम होगा जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे उस समय प्राइमरी मेमोरी का ही हम इस्तेमाल करेंगे। और एक होता है सेकेंडरी मतलब हार्ड डिस्क हुआ या आपका परमानेंट मेमोरी हुआ। जो लोग भी कंप्यूटर पढ़े होंगे +2 में भी या 10th में भी या उससे पहले भी किसी क्लास में, तो उनको यह बात मालूम होगा। तो असल में कंप्यूटर को जब हम लोग रन करते हैं तो रन करने के समय हमारे इस प्रोग्राम का एक बेसिकली रेफरेंस हमारे प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है, मतलब रैम बोल लीजिए अभी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जैसे आपने लिखा इंट num1 num2, तब सिस्टम करेगा क्या आपको कि मेमोरी के अंदर दो स्पेस आपको बना करके देगा। एक स्पेस को यह कहेगा num1 और एक को कहेगा num2, ठीक है। नाम लिखने का भी एक तरीका है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। अभी आएंगे आज के ही क्लास में, उसको भी हमको डिस्कस करना है। अब दो जब मेमोरी स्पेस जब मिल गया num1 num2, तो आपका सवाल यह हो सकता है कि फिर यह इंट क्या रोल प्ले कर रहा है। तो असल में यह इंट इस बात को शो कर रहा है कि यह जो हमारा स्पेस है num1 और num2, बेसिकली यह num1 और num2 किसी ऐसे वैल्यू को स्टोर करेगा जिसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं होगा। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ कि अगर हम चाहें तो फिर num1 = 90 लिख सकते हैं, अलाउड। लेकिन अगर कोई आदमी चाहे कि यहाँ हम 90.75 लिख दें, माने फ्रैक्शनल वैल्यू भी डाल दें, तब यह अलाउड नहीं है। मतलब हुआ कि यह जो हमारा सेकंड जो पार्ट जो भी दिख रहा था यहाँ इंट वाला, इसका भी अपना कुछ बेसिक एट्रीब्यूट है जिस पे अभी हम लोग आएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम लोग C++ यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं इस पे चले आते हैं। जैसे आपने कहा num1 num2, तो सिस्टम के अंदर दो मेमोरी स्पेस बना। एक को सिस्टम याद रखेगा num1 के नाम से और एक को याद रखेगा num2 के नाम से, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास दो वेरिएबल हो गया num1 और num2।
लेकिन num1 और num2 का सिग्नेचर क्या होगा, मतलब इनका कैरेक्टर और नेचर क्या होगा, यह चीज डिपेंड करता है इस इंट पे। यह इंट यह चीज बता रहा है कि num1 और num2 को मेमोरी में एक साइज मिलेगा, वह साइज कितना होगा यह इसी इंट पे डिपेंड करता है। उस पर भी खैर हम लोग आएंगे कि आखिर साइज का क्या मतलब होता है जब हम लोग डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यह बात को भी बताएगा कि num1 और num2 किस तरह के वैल्यू को स्टोर कर सकता है। जैसा कि हमने आपसे कहा भी कि न किसी भी सूरत में यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट अलाउड नहीं है, यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, यह काम नहीं करेगा। हमको हर हाल में इसमें ऐसा ही वैल्यू रखना पड़ेगा जो कि फ्रैक्शनल नहीं। क्लियर है। दूसरी बात है कि यह जो num2 है इसमें अभी कोई भी वैल्यू हमने नहीं डाला है। नहीं डाला इसका मतलब यह नहीं कि नहीं इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मेमोरी में बना हुआ है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया num2 इक्वल टू num1 प्लस 25, हमने अभी तुरंत कहा था कि जैसे आपने लिखा num1 num2 तो मेमोरी में एक स्पेस मिला। बेसिकली वह स्पेस मेमोरी स्पेस होता है और वही इसका एड्रेस होता है num1 num2 का रैम के अंदर। जैसे हम लोग तुरंत बोल भी रहे थे कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही सारा खेल होना है एग्जीक्यूशन के समय। प्रोग्राम जब हम लोग लिखते हैं तब यह पैसिव स्टेट होता है, मतलब कि तब यह कोई एक्शन नहीं करता है और यह सिंपली हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, जिस नाम से भी हम लोग इसको सेव करते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने इसको सेव कर रखा है P8 के नाम से, ठीक है। लेकिन जैसे जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब उस समय num1 और num2 के लिए हमको मेमोरी में स्पेस मिलेगा। वह स्पेस कितना होगा यह डिपेंड करता है इस इंट पर। इंट का अपना एक नेचर है, इसका मतलब हुआ कि और भी डाटा टाइप होगा हमारे पास। इसको हम लोग डाटा टाइप बोलते हैं और इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का नाम होगा num1 num2। अब जैसे आपने लिखा num1 इक्वल टू 90 तब यह करेगा क्या, तब यह num1 के एड्रेस पे जाएगा और वहां पे 90 स्टोर कर देगा। अब आपने कहा कि num2 इक्वल टू num1 प्लस 25, अब यह करेगा क्या कि num2 के वैल्यू को फेच करेगा, फेच करके 90 प्लस 25 और इसको जोड़ करके कहाँ पे रख देगा num2 में, माने num2 के एड्रेस पर। इसका जैसे आपने लिखा सी आउट num1 num2 तब यह क्या करेगा, दोनों के वैल्यू को फेच करेगा और यह प्रिंट कर देगा। और यह जो आप जो देख रहे हैं बीच में यह उतना स्पेस आपको प्रोवाइड कर देगा। यही तो है इसका काम। तो आइए फिर इसको जरा हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लें कि आखिर यह कर क्या रहा है। मान लीजिए कि ना अगर इसको अगर आप देखिएगा तब यह प्रिंट क्या कर रहा है 90 और 115, क्योंकि दो अलग अलग स्पेस था उसी पर यह काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए यह इस तरह का प्रिंट कर रहा है। अब आइए जरा हम लोग देख लें एक बार फिर से कि वेरिएबल असल में एक नेम्ड मेमोरी स्पेस होता है जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट होता है, जिसका अपना एक नाम होगा, नाम के साथ साथ उसके साथ एक डाटा टाइप होगा। यह डाटा टाइप इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि असल में इसके अंदर किस तरह के वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको मेमोरी में कितना स्पेस मिलेगा। मेमोरी मतलब फिर से हम बोल रहे हैं प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का कोई रोल होता नहीं है, वो बिल्कुल पैसिव स्टेट के लिए काम करता है। इसके बाद आपने कहा कि ना इसके अंदर किस तरह का वैल्यू होगा, उसका नेचर यह फिक्स कर देगा, उसका रेंज फिक्स करेगा और साथ ही साथ मेमोरी में कितना स्पेस मिलेगा इसको फिक्स करेगा। एक बार जब num1 और num2 जब डिक्लेयर्ड हो जाएगा तब उसके बाद आप बोल सकते हैं कि इसको हम लोग इसके मेमोरी स्पेस यानी एड्रेस से फिर रेफर कर सकते हैं। तो फिर जैसे आपने कहा num1 इक्वल टू 90, सिस्टम करेगा क्या कि num1 के अगेंस्ट जो एड्रेस मिला होगा हमको उस एड्रेस में जा करके 90 को स्टोर करेगा। फिर जैसे आपने कहा num2 इक्वल टू num1 प्लस 25 तब यह करेगा क्या कि फिर num1 के वैल्यू को फेच करेगा और प्लस 25 करके num2 के अंदर स्टोर कर देगा। बाद में सी आउट में इसको प्रिंट कर दिया गया, ठीक है। आइए जैसा कुछ काम और जरा हम लोग देख लें करके। अगर हम लोग करते हैं 90.75 देखते हैं कि नहीं यह क्या काम कर रहा है। देखिए 90.75 में कभी भी आपका 90.75 तो आया नहीं। कुछ कंपाइलर में यहाँ पे गार्बेज वैल्यू भी आ सकता है,
मतलब है कि ना अगर आपने गलत काम किया तब यह गलत काम को स्टोर कर लेगा, ठीक है। और किसी भी सूरत में यह 90.75 स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि इसका यह नेचर होता ही नहीं है। इसके नेचर में बराबर ऐसे ही वैल्यू का पोजीशन हो सकता है जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो। इवन अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि ना आपने यहाँ पे कर दिया 90.99 और यह सोच के कि मैथ में चूंकि हम लोग पढ़ के आए हैं कि यह राउंड हो जाएगा, क्योंकि यह 91 के बहुत करीब है, तब यह 91 हो जाएगा। तो आइए जैसा देखते हैं होगा क्या। देखिए अभी भी 90 ही दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि सिस्टम साफ साफ उसको कैंसिल कर देता है जो भी आपने फ्रैक्शनल पार्ट के बाद में दिया है। उसके लिए भी हमारे पास डाटा टाइप है, जिस तरह से इंट है उसी तरह से और भी है। ये सब बात जब हम लोग डेटा टाइप डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग आएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि हम लोग वेरिएबल के बारे में समझ गए हैं। तो आइए जैसा देखते हैं कि असल में वेरिएबल के डिक्लेरेशन का जनरल सिंटैक्स क्या है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए अभी हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारे पास दो चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए इसमें कि हमारा जो डिक्लेरेशन होगा इसमें सबसे पहला चीज़ क्या था, डेटा टाइप होगा, फिर हमारा var1 var2 और इस तरह से इसको जहाँ तक मन करे आप लेते चले जाइए, कोई आपको दिक्कत नहीं है, var_n, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यह जो भी काम करेगा इसमें दो चीज़ जरूर होगा, डेटा टाइप और इसका नाम, ठीक है। नाम के बारे में कुछ फ्रीडम आपको दिया हुआ है। डेटा टाइप तो खैर वही होगा जो कि वहाँ पे स्पेसिफाइड है। डेटा टाइप वाले में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब अगर फिर से अगर आप अपने प्रोग्राम को स्कैन करेंगे तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ना हम लोगों ने दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा था। एक का नाम हमने num1 दिया था, दूसरा का नाम num2 दिया था। इसके बाद हमने इंट लिखा था। इंट लिखने से यह फ़ायदा हुआ था यहाँ पे कि फिर इसका एक नेचर फिक्स हो गया num1 का, जिसमें कि यह पता चला हमको कि भाई इसके अंदर कितना रेंज होगा। इसका एक रेंज भी होता है, हमने कहाँ से कहाँ तक के वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने कहा कि अगर हम चाहें तो इस बात को भी फिक्स करेंगे कि इसके अंदर यूजर किस तरह के वैल्यू पे काम करेगा। अभी तुरंत हम लोग 90.99 भी लिए थे, फिर भी यह उसको कर्टेल करके 90 कर दिया था, मतलब उसको इसने राउंड ऑफ नहीं किया। बराबर ध्यान रखना है, यह कभी भी राउंड ऑफ नहीं करता है, यह तुरंत उसको ट्रंकेट कर देता है, काट देता है, हटा देता है, ठीक है ना। इवन 90.99 का भी कोई मतलब नहीं है। उसको आज num2 किया, यहाँ पे हमने एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन किया था प्लस, जिसके चलते कि यहाँ पे दोनों वैल्यू ऐड हुआ। ऐड होने का फिर से यह num2 के अंदर जाके स्टोर होगा। बाद में यहाँ पे हमारे पास वही है सी आउट है। सी आउट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में। इसका जितनी बार हम लोग यूज करेंगे उतनी बार हमको इंसर्टर यूज करना पड़ेगा और सब के लिए अलग अलग यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ सी आउट के फॉर्मेट को अगर यहाँ समझने की अगर कोशिश करें, मान लीजिए कि ना कोई आदमी यह कहे कि ना सी आउट num1 num2 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमको लिखना ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि ना क्या कॉमा अलाउड है या नहीं है, क्योंकि सब कुछ कॉमन एरर है जो हम लोग कर देते हैं और इसके चलते प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे सिर्फ 90 आया, बाकी को इसने नहीं लिया, ठीक है ना। लेकिन कुछ कंपाइलर में हो सकता है ये सब काम करने पे आपको एरर और वार्निंग मैसेज भी आ जाए। यह असल में डिपेंड करता है कि हम किस कंपाइलर पे हैं। लेकिन हमारा एक सजेशन है कि एरर नहीं करना है। जो फॉर्मेट दिया हुआ खासकर ग्रामर के साथ छेड़छाड़ करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा यही होगा कि आप कंफ्यूज कर जाइएगा और आप बार बार गलत चीज़ को ही आप टेस्ट अप करने के बाद अपने टाइम का भी वेस्टेज करेंगे। इसलिए हमने इसको जैसे लिखा हुआ था हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसको फिर से वही कर दिया num1 और num2, ठीक है। चलिए अब हम लोग दो और चीज़ पे जरा सा डिस्कस कर लें।
तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप पे तो खैर हम लोग बाद में आएंगे फिर, लेकिन अभी हम लोग आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अब एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि आखिर क्या होता है। मान लिया कि हमने कहा कि एक टॉपिक हमको क्या शुरू करना है, आइडेंटिफायर, ठीक है। और साथ ही साथ हमको यूज करना है यहीं पे कीवर्ड्स, ठीक। हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर से हम स्टेटमेंट यहाँ लिख रहे हैं, इंट num1, num2। यहाँ पे एक बात में बच्चे बराबर कंफ्यूज कर जाते हैं कि चूँकि हम बराबर num1 num2 ही लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि न सिर्फ हम लोग num1 और num2 ही लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसके जगह पे बाकी जो चीज़ है और क्या क्या लिख सकते हैं, उसको भी अभी इसी टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़, एक इंट है और एक num1 और num2 है। दोनों का दो अलग अलग कैटेगरी है। एक बात आप जान लीजिए कि C++ में जितना भी हम लोग टोकन लिखते हैं या जितना भी वर्ड्स लिखते हैं, या दो ही चीज़ हो सकता है, या तो वह आइडेंटिफायर्स होगा या फिर वह कीवर्ड्स होगा। क्लियर है? तो कीवर्ड असल में है क्या, सबसे पहले हम लोग इसी पे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कीवर्ड असल में सिस्टम के द्वारा अपने लिए रिजर्व्ड वर्ड होता है, मतलब कि उसका इस्तेमाल सिस्टम करेगा, आप भी कीजिएगा, हम लोग भी करेंगे, लेकिन उसके स्पेसिफिक मतलब के लिए। जैसे इंट एक कीवर्ड है और यह कीवर्ड एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज हो सकता है। और यह जो लिखा हुआ num1 num2 असल में यह आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज करते हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने वेरिएबल के नाम को लिखने के लिए यूज किया। बाद में हम लोग और जब अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि बहुत आसानी से यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम हो, एरे का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, इस सब के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर C++ में क्लास का नाम हो, इसके लिए हम लोग आइडेंटिफायर यूज करेंगे। आइडेंटिफायर में कुछ हद तक हमको छूट दिया हुआ है, खैर उस छूट पे हम लोग बाद में आएंगे। कीवर्ड अभी जो है, अभी असल में अगर देखिए अलग अलग स्टैंडर्ड है C++। अभी अगर हम लोग यह मान के चलें कि यह जो C++20 है, इसके अंदर 95 कीवर्ड्स दिया हुआ है। 95 क्या है? कीवर्ड्स। इसका मतलब हुआ कि यह जो 95 कीवर्ड्स है, इसके इस्तेमाल करने के समय हमको इसका मिसयूज नहीं करना है, पहला चीज़। दूसरा, अगर आप चाहिए कि हम अपने तरफ से इसको कुछ डिफाइन कर दें, माने कुछ एडिशनल मीनिंग दें, यह भी संभव नहीं, यह बिल्कुल संभव नहीं। जिस मीनिंग के लिए वह लिखा हुआ है, हमको यह बाध्यता है कि हम उसी मीनिंग के लिए इसका इस्तेमाल करें। और 95, लेकिन एक चीज़ में इन लोगों ने आपको हेल्प किया। हेल्प क्या किया है? तो असल में C++ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है, जब हम वेरिएबल के नाम में आएंगे तो फिर उस पर खैर डिस्कस करेंगे, कि जैसे आपने लिखा num1 num2, अगर कोई आदमी यहाँ पे अगर लिख देता है, मान लीजिए कि n कैपिटल में num1 फिर से, तब सिस्टम के लिए इस n और इस n में फ़र्क हो जाता है। क्यों फ़र्क होता है, इस पर भी खैर हम लोग आएंगे, क्योंकि सिस्टम के लिए इस n का मतलब अलग है और इस n का मतलब अलग है, जिसको हम लोग आस्की वैल्यू बोलते हैं। जैसे छोटा वाला a अगर कोई आदमी लिखता है तो उसका आस्की वैल्यू 97 है, और बड़ा वाला a लिखता है तो 65 है। ऐसे केस में हमारे और आपके लिए तो सेम है, लेकिन सिस्टम के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे जो भी इंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तब उस इंट को आपको कीवर्ड जितना भी दिया गया है, सब का सब लोअर केस में, मतलब कि आपको रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। जितना भी कीवर्ड दिया गया सब का सब किस में है? सब का सब लोअर केस में है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि असल में यह जो इंट है हमारा,
यह इंट बराबर हमको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। ना सिर्फ इंट, बल्कि जिसके बारे में भी आज के बाद अगर डिस्कस करेंगे कि यह एक कीवर्ड है, तब उसको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल में ही दिया हुआ है, इसीलिए हमको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे केस में निश्चित रूप से आपको एक सहायता मिला हुआ है C++ के तरफ से, ताकि आप रटने की कोशिश न कीजिए। रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा कीवर्ड स्मॉल में, लोअर केस में, पहला चीज। दूसरा कि किसी भी सूरत में हम लोग इस कीवर्ड का यूज अपने किसी पर्पस के लिए नहीं कर सकते। जैसे आ जाइए जैसा प्रोग्राम पे एक बार फिर से मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कहा इंट num1, हमने कहा कि इंट और आई को और इंट, या इंट और एक और हम एक दूसरा ले रहे हैं। एक इसी तरह का हमारे पास एक कीवर्ड है कैर करके भी। अब अगर हम लोग इसको अगर कंपाइल करेंगे तो आप देखिए क्या हो रहा है, एरर दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग किसी भी सूरत में कीवर्ड का यूज अपने किसी पर्पस के लिए, यानी कि आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमने तुरंत आपसे कहा कि यह चूंकि केस सेंसिटिव है, इसीलिए जैसे हम इसको कैपिटल करेंगे तब शायद एरर नहीं आना चाहिए। देखिए देखिए क्या होता है, एरर नहीं आया। इसलिए एरर नहीं आया क्योंकि निश्चित रूप से जैसे आपने C आपने लिख दिया कैपिटल में, तब यह कीवर्ड रहा ही नहीं, क्योंकि कीवर्ड के लिए छोटा होना जरूरी है। क्लियर है? जो कॉमन जो हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे, सब के सब डेटा टाइप के लिए आपके पास कीवर्ड दिया हुआ, उसी कीवर्ड के बाद सिस्टम यह समझेगा कि आप किस नेचर पे काम करना चाहते हैं। ठीक है? हर इस पे हम लोग फिर आगे फिर डिस्कस करेंगे जब हम लोग डेटा टाइप पे आएंगे। आज हम लोग आइडेंटिफायर्स के बारे में आ जाए, जैसा डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है कि यूजर डिफाइंड एंटिटी के लिए अगर हमको नाम देने की जरूरत है तो हमको आइडेंटिफायर्स को यूज करना पड़ेगा। आइडेंटिफायर्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो आइडेंटिफायर्स के अंदर हो सकता है लोअर केस लेटर हो सकता है। आइडेंटिफायर में क्या होगा? लोअर केस लेटर होगा, अपर केस लेटर होगा, इसके बाद डिजिट हो सकता है, साथ ही साथ अंडर स्कोर हो सकता है। एक चीज को बराबर ध्यान रखना है कि अंडर स्कोर हो सकता है, अंडर स्कोर हो सकता है। लेकिन यहां भी एक रूल बना दिया गया। रूल क्या बना दिया गया कि पहला किसी भी सूरत में डिजिट नहीं होगा। अब इस पे फिर सवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है कि आखिर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रामर उनका है, उन्होंने फिक्स कर दिया है, तो हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई आदमी चाहे कि हम एक डेटा टाइप यूज करें जिस डेटा टाइप में पहला लेटर उसका क्या हो, डिजिट, अलाउड नहीं, पहला किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। दूसरा जो कि रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आइडेंटिफायर में कभी भी कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोशिश किया तो निश्चित रूप से यह गलत हो जाएगा और इसको लोग गलत मानेगा। यह अलाउड नहीं, माने कीवर्ड्स अलाउड नहीं है, जो कि अभी हम करके आपको बता भी रहे। ठीक है? लेंथ के ऊपर कोई अब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शुरुआती दौर के जो लोग प्रोग्रामर थे उनको अनुभव होगा कि वहाँ पे कुछ इसके लेंथ को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया था, लेकिन अब कुछ नहीं, अब आप लिख सकते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा जो भ्रांति है इसके बारे में, जो कुछ बुक में भी लिखा हुआ है कि पहला अंडरस्कोर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ रूल यह है कि पहला हमारा डिजिट नहीं होगा, पहला अगर हम चाहें तो अंडरस्कोर लिख सकते हैं। अभी हम लोग लिख करके उसको दिखाएंगे भी आपको कि यह कैसे काम करेगा। आइए फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही तो मज़ा है कि जिसके बारे में डाउट हो
उसको आप लिख लीजिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कहा, हम अभी चूंकि सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं आइडेंटिफायर पे, इसलिए बाकी सेक्शन के प्रोग्राम का कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। हमको सिर्फ देखना है कि यह काम कर रहा है कि नहीं। यह हमारा वैलिड है एप्पल, तो यह एप्पल भी वैलिड है। इसके साथ ही साथ अगर हम चाहें तो N1UM भी वैलिड, क्योंकि रूल सिर्फ क्या कह रहा है कि पहला किसी भी सूरत में डिजिट नहीं होना चाहिए, बाकी सब अलाउड है। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे N1UM हो गया, अगर हम चाहें तो पहला को अंडरस्कोर कर दें और यहाँ पे नम लिख दें, यह भी अलाउड है। इसके बाद अगर हम चाहें तो लास्ट में तो क्या लिख ही सकते हैं, और 2 कैरेक्टर का भी होगा, अगर आप चाहिए तो बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं नम। आइए जैसा चेक करते हैं कि असल में यह काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। आइए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करें और कंपाइल एंड रन कर दें। देखिए बिल्कुल काम कर रहा है। अगर एरर होता तो निश्चित रूप से यहाँ पे यह एरर शो कर देता। इसका मतलब हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि यह यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा हुआ था, यहाँ पे एक हम सिंबल यूज कर रहे हैं जो हम इसे बाद वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वैलिड आइडेंटिफायर्स, ठीक है। अब हम लोग एक कुछ इनवैलिड पे काम करते हैं। मान लीजिए कि हमने कहा कि इंट, ठीक है, इंट हमने यहाँ पे लिखा और हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ लिख दिया 1NUM नम। अब आइए जैसा देखते हैं यह लाइन काम कर रहा है कि नहीं। इसको अगर हम कंपाइल एंड रन करेंगे एरर आ गया, ठीक है। इसके बाद चलिए इसको हम लोग बोलते हैं कमेंट बनाना। जैसे आप इस लाइन को यूज कीजिएगा सिस्टम इसको कंसीडर नहीं करेगा कंपाइल करते समय। यही कारण है कि अगर इसमें एरर भी रहेगा फिर भी यह काम कर जाएगा। देख लीजिए करके, अगर हम लोग करेंगे तो बिल्कुल यह काम कर रहा है, लेकिन उस लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुआ, यह भी गलत है। साथ ही साथ अगर कोई आदमी लिखता है इंट रोल और नम, यहाँ बीच में इसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें अंडरस्कोर था, इसमें हाइफन है। देखना यह है कि ना हाइफन अलाउड है कि नहीं है। तो आइए जैसा देख लें एक बार, कंपाइल एंड रन, या फिर से एरर दे रहा है। इसको भी हम लोग कमेंट यहाँ बना लें। उसी तरह से मान लीजिए कि और भी आप देख सकते हैं। अगर कोई आदमी चाहे, मैंने लिखे इंट और यहाँ पे लिख दें रोल और मान लिया डॉलर्स है, देखते हैं यह क्या काम करता है। इंट रोल और डॉलर। तो आइए जैसा इसके अंदर कुछ हम लोग वैल्यू भी डाल करके जरा देख लें क्या कि यह काम कर रहा है कि नहीं। बेसिकली यह इसीलिए जानबूझ के हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि यह डेव C++ का अपना एट्रीब्यूट है, लेकिन अभी तक चूंकि इसको मान्यता नहीं मिला है इसीलिए हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख दिए थे कि ना कुछ कंपाइलर में कुछ फ़र्क है वहाँ पे, ठीक है ना। तो आइए जैसा देखते हैं कि यह काम कर रहा है कि नहीं। रोल हो गया, डॉलर हो गया, इक्वल टू मान लिया 85 कर दिए हम, सिर्फ चेक करने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपको फिर एक कन्फ्यूजन होगा। और हम जानबूझ के इसको लिख दिए क्योंकि ऐसा नहीं लिखने पे अगर आप उसको चेक करते तो आपके दिमाग में यह होता कि यह छूट गया। जबकि अभी भी हम बोल रहे हैं कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें डॉलर को अभी भी जगह नहीं मिला है। देखिए आ रहा है 85, लेकिन इसको हम लोग बहुत स्टैंडर्ड नहीं मान सकते हैं। लेकिन कुछ कंपाइलर पे हमने देखा है कि डॉलर साइन भी अब इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन फिर हम लोग एक चीज़ और ज़रा सा चेक कर लें कि ना क्या सिर्फ डॉलर ही अलाउड है या फिर और भी कुछ हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए जैसा देख लें हम लोग। तो इंट
मान लिया कि रोल और एम्परसेंड से, देखिए अब इसमें एरर आने लगा क्योंकि इस टोकन को परमिशन नहीं है, लेकिन इस टोकन को यह परमिशन दे रहा है। लेकिन यह जो परमिशन है, फिर से आपको बता दे रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ डेव में हमने देखा है, कुछ और कंपाइलर में भी हमने देखा, जो कि आपको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल से बचना है। बचना इसलिए है क्योंकि हो सकता है कुछ कंपाइलर पे यह काम करे और कुछ कंपाइलर पे काम नहीं करे। उस केस में आपके प्रोग्राम के अंदर अगर एरर नहीं भी होगा, फिर भी यह गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग यही करते हैं कि इसके अंदर हम लोग डॉलर के लिखने से बचेंगे, ठीक है ना, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है, ठीक है। चलिए अब आज पर हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं इसको। और आज जो हम लोग डिस्कस किए, फिर से हम बोल दे रहे हैं, वेरिएबल्स के बारे में, इसके बाद आइडेंटिफायर्स के बारे में और कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको हम बढ़ाएंगे। और यह हमारा बिल्कुल एक आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस सब प्रोग्राम को टेस्ट करके देखें, ठीक है। जो स्पेशलिटी होगा डेव C++ का, वो भी हम डिस्कस कर देंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह बात बता भी दूंगा कि यह असल में दूसरे कंपाइलर पे तकलीफ दे सकता है। तो वैसे केस में उस तरह के काम को करने से हमको बचना होगा, ठीक है। फिर चलिए फिर आते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।